वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 25 इंपॉर्टेंट हो गए प्रश्न। 2 सेकंड का टाइम है। इस टेस्ट का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए। आसान सा प्रश्न है। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ये 3 नाम हैं यहाँ पर, लीमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइड। ये कौन थे? ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। तो देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा अन्य 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लीमेंस्टर और हाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया? किस अधिनियम ने किया था ऐसा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ही किया था। किसने किया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस एक्ट के माध्यम से कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की अधिकार जो है वो प्रदान किया गया, या विधि बनाने का अधिकार जो है उनको मिल गया? किस अधिनियम के द्वारा हुआ था ऐसा? ये हुआ था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किसके द्वारा हुआ था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर है इसका आंसर, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर 4 है, इनमें से किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? किस अधिनियम के द्वारा हुआ दोहरे प्रशासन का प्रारंभ? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किसके द्वारा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। देखिए स्टेटमेंट बनाकर ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा सकता है। इसको ऊपर नीचे कर सकता है कि 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जबकि 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को राजस्व, भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? मतलब कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की जो है व्यवस्था की गई, किस अधिनियम के द्वारा? नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का और कर्मचारियों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया? 1793 का चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम? देखिए 4 चार्टर हुए। 1793 का चार्टर, फिर 1813 का चार्टर, उसके बाद 1833 का चार्टर, उसके बाद 1853 का चार्टर। तो 1793 के चार्टर के द्वारा यह अधिनियम किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया? इस प्रश्न पे तो कई बार चर्चा हुई है। 1813 का चार्टर है। कौन सा? अगर पूछा जाए पूर्णतः कब समाप्त हुआ तो वो 1833 में पूर्णतः समाप्त हो गया था, चाय का भी। तो देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 7वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई? किस अधिनियम के द्वारा हुआ था ऐसा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थंबनेल पर बनाया गया है ये। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा।
तो सीधे सीधे इसको याद रखिए, 1830 का चार्टर है ये। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में सत्य है? स्टेटमेंट में है ये, 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि आपको कौन सा करेक्ट होगा। पढ़िए इसको ज़रा। तो पहला स्टेटमेंट है 1833 के चार्टर के बारे में कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अब कंपनी का जो कार्य है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये भी याद रखिए। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किस अधिनियम के द्वारा किया गया? मतलब जो दास प्रथा है वो कानून के विरुद्ध जाती है, ये कौन से अधिनियम में इसको कहा गया? ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर अधिनियम में ही इसको जो है वो अवैध घोषित कर दिया, दास प्रथा को। तो 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया, देखा जाए तो 10 वर्ष बाद। और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये। 10वां प्रश्न है, अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन सा अधिनियम है वो? इसमें कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? यह है 1853 का चार्टर अधिनियम। कौन सा? 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में ऐसा किया गया था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन संचालन हेतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी होता था। तो इसका आंसर क्या है 11 का? ऑप्शन नंबर बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? बताइए, किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? यह ऑप्शन 1853 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा ये प्रथम वायसराय हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस वायसराय के द्वारा किया गया? किस वायसराय ने प्रारंभ की थी विभागीय प्रणाली? लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। तो देखिए 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, मतलब लॉर्ड कैनिंग थे इस समय। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को
शामिल करने की शुरुआत हुई? किस अधिनियम के द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा हुआ ये? देखिए हुआ 1868 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई इसमें। और इस अधिनियम के द्वारा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग नहीं किया जा सकता? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था यह उपबंध कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग नहीं किया जा सकता? 1873 के अधिनियम में। किसमें? 1873 के अधिनियम में। तो 1873 का अधिनियम यह उपबंध करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग नहीं किया जा सकता और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। लेकिन चलिए, कुछ 15 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। देखिए, जो भी टेस्ट डाला जाता है पीसीएस हो या यूपीएससी का हो, कम से कम एक बार उसको नज़र मारिए, ताकि जो भी अगर आप माइंड से निकल रहा होगा कोई भी स्टडी आपका क्वेश्चन वो फिर से रिवीजन हो जाएगा एक बार। धन्यवाद।